मुझे तार वाला रहता है इससे। मुझे नहीं पता सिर्फ मुझे तार बनाना देखिए कुछ जो भी है। अभी मैं तो छोटा वाला भी लगा के कर लेती नहीं हूँ चलेगा मोबाइल से। इसमें कोई बोला नहीं होता है, चलता नहीं है, चलेगा। चलता है। ओके हमको मालूम है। ओके ठीक है, नहीं होगा बात, छोड़ दीजिए, देखते हैं बाद में सर। प्रॉमिसरी नोट शुरू करना था आज से, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कल शुरू किए थे, प्रॉमिसरी नोट में शुरू करती हूँ। प्रॉमिसरी नोट एक टाइप है बिल ऑफ सॉरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। मैंने कल ही बताया था कि 3 तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को इस एक्ट के अंदर पढ़ना है। अदरवाइज और भी कुछ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस एक्ट ने एक्सक्लूड नहीं किया है, बट इंक्लूड भी नहीं किया। कहा गया है कि अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पढ़ा है वो सब अगर फुलफिल होते हैं तो उनको भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसीडर किया जा सकता है, जो कि ट्रेड एंड कस्टम्स के हिसाब से अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, पैसों के लेन देन की जगह पे इंस्ट्रूमेंट को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। ये सब हो चुका था। प्रॉमिसरी नोट पे आते हैं। प्रॉमिसरी नोट क्या है मैं बताती हूँ। जब ए और बी, सपोज एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल लेते हैं किसी का, ए और बी दो बायर एंड सेलर है, ठीक है ना। ए बी से कुछ सामान लेता है क्रेडिट पर और वो उसको एक प्रॉमिसरी नोट बना के देता है। प्रॉमिसरी नोट बना के देता है का क्या मतलब हुआ कि वो उसको एक प्रॉमिस देता है, एक पीस ऑफ पेपर पे एक प्रॉमिस लिख करके देता है कि आई हैव गिवन सच एंड सच अमाउंट फ्रॉम यू एंड आई promise you to pay this amount on demand or on order on so and so date। ठीक है, समझ में आया। तो प्रॉमिसरी नोट में जो लेने वाला होता है यानी जो उधार लेता है, यानी कि अभी बायर तुम समझ लो, सेलर एंड बायर में बायर क्रेडिट पे सामान ले रहा है तो बायर देता है ये प्रॉमिसरी नोट सेलर को कि आप ये रखिए और मैं फलाने डेट पे जब मुझे आप ये प्रेजेंट करेंगे या जब आप मुझे प्रॉमिसरी नोट दिखाएंगे तो मैं आपको इतना रकम वापस कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, और इस तरह से चलता है बिजनेस। ओके, तो ये प्रॉमिसरी नोट कहलाता है जिसमें क्रेडिटर जो क्रेडिट लेता है, ठीक है ना, वो ये अपने साइड से देता है, समझ में आया, बायर को जिससे वो उधार ले रहा है। ओके, तो ये प्रोमिसरी नोट हो गया। ये भी बेयरर हो सकता है, ऑन ऑर्डर हो सकता है, यानी बेयरर मतलब कि कोई भी लेकर के आएगा ये इंस्ट्रूमेंट मैं उसको पैसा दे दूंगा या दे दूंगी, या फिर ऑन ऑर्डर यानी कोई भी पैसा लेकर के आएगा उसके बाद इंडोर्स्ड रहेगा, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के बाद वो हमसे ले सकता है। ठीक है ना, यानी अगर आप किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप उसका नाम लिख दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, मैं उसको ये चीज पे कर दूंगा। प्रॉमिसरी नोट जब मुझे प्रेजेंट किया जाएगा तो मैं पे कर दूंगा। इसमें 2 पार्टीज होते हैं, ठीक है। एक पार्टी होता है मेकर। मेकर किसको बोलेंगे? प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर कौन होगा? जो ड्रॉ करता है, जो प्रॉमिस देता है, यानी कि जो लोनी है, जिसने क्रेडिट पे सामान लिया है, ही बिकम द मेकर। तो मेकर होता है यहाँ पे बायर या फिर जो क्रेडिट पे सामान ले रहा है वो, एंड जिसके नाम से ड्रॉ किया गया वो उसको हम पेई कहलाते हैं, जिसको पेमेंट करना है। ठीक है ना, प्रेजेंटमेंट के बाद जिसको पेमेंट करना है उसको हम पेई बोलेंगे। ये प्रॉमिसरी नोट हो गया। ओके, अब आते हैं हम एसेंशियल एलिमेंट्स पे। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। सबसे पहला क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या है, ये इसमें क्या क्या होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा कि ये रिटन स्टेटमेंट होगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज रिटन स्टेटमेंट होता है, प्रॉमिसरी नोट भी रिटन स्टेटमेंट होगा, राइटिंग में होगा। किसी भी चीज से आप लिखिए, ठीक है ना, पेन से लिखिए, प्रिंटेड होगा या पेंसिल से लिखिए, बट मस्ट बी ये क्या होना चाहिए, ऑल्टरेबल नहीं होना चाहिए। आसानी से अब जैसे पेंसिल से लिखेंगे तो रिस्क रहेगा, कोई भी अमाउंट को इरेज करके अपने मन मर्जी से अमाउंट चेंज कर लेगा, है ना। इसीलिए आप लिखने को प्रिंटेड रख सकते हैं, इंक से लिख सकते हैं, किसी चीज से लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत इजीली अल्टरेबल नहीं हो, उसको कोई चेंज नहीं कर सके, इसीलिए उसको
बेहतर है कि आप पेन से ड्रॉ करिए या फिर प्रिंटेड फॉर्म में रखिए, ताकि उसमें कोई ऑल्टरेशन किया जाएगा तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रॉमिस है वो एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यानी कि एकदम साफ साफ होना चाहिए कि यस आई प्रॉमिस टू पे यू 500 रुपीज ऑन फलाना डेट, ऑन फलाना प्लेस। आप प्लेस भी जिक्र कर सकते हैं, डेट भी, टाइम भी आप उस पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक्सप्रेस। ऐसे नहीं बोल सकते 500 एंड अदर अमाउंट्स विच एवर इज ड्यू टू मी, ठीक है, विच एवर इज required to be given, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। अनसर्टेन अमाउंट को नहीं रख सकते हैं, अमाउंट शुड बी फिक्स्ड, 5 lakhs 50,000 500 whatever amount is, that should be a fixed amount। लमसम हम नहीं लिख सकते हैं प्रॉमिसरी नोट पे, और वो इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, वो एक्नॉलेज करे। सिर्फ ये चीज बोल देना कि मैंने आपसे 500 रुपीज लिया है या 5 lakhs रुपीज लिया है, ये सफिशिएंट नहीं है। ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ अमाउंट है कि मैंने आपसे इतने रुपए का उधार पे सामान लिया है, इतना लिख देना प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। उसके लिए आपको उस पे लिखना जरूरी है कि 5 lakhs रुपीज मैंने आपसे लिया है एंड फलाने डेट को मैं ये अमाउंट प्रेजेंटमेंट पर या ऑन ऑर्डर ये आपको पे कर दूंगा या पे कर दूंगी, व्हाटएवर। ठीक है, समझ में आया? ये कुछ एग्जाम्पल्स है, देख लो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग बताएं कि ये जो एग्जाम्पल्स है, जो भी मैंने अभी बताया, उसके बेसिस पर आर दे सीम्स टू बी प्रॉमिसरी नोट। पहला एग्जाम्पल है मिस्टर बी, आई ओ यू। आई ओ यू मतलब मैं आपका ऋणी हूं, मैंने आपका कुछ लिया है, मेरे पास आपका कुछ है, ठीक है, आई ओ यू। तो आई ओ यू ₹500, यानी मैंने आपका 500 रुपया रखा है। इज इट अ प्रॉमिसरी नोट? प्लीज रिस्पॉन्स। कोई भी बोल सकते हो, प्लीज अनम्यूट करो, बोलो। कोमल, निधि, उत्तम, एनीबडी कैन से दिस। Is it a promissory note saying that I owe you 500 rupees? Okay. ठीक है, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या बोला गया, एक्नॉलेजमेंट दिया गया कि हाँ मैंने आपका कुछ पैसा लिया है। प्रॉमिस नहीं किया कि मैं ये पैसा वापस कर दूंगा, ठीक है ना, कब वापस करूंगा, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं हुआ। उसी तरह आई एम लायबल टू पे यू ₹500, यानी मुझे आपको 500 रुपया देना है, मैं मान तो रहा हूं कि मुझे देना है, पर कब दूंगा कोई प्रॉमिस नहीं है यहाँ पे भी, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट का स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। Again, I have taken from you ₹100. Whenever you ask for it, I have to pay. यानी कि आप जब भी मुझे बोलोगे मुझे पे करना पड़ेगा, यानी कंपल्सन है, मजबूरी है, मैंने अपने मर्जी से आपको ये प्रॉमिस नहीं दे रहा हूं। अगेन दिस ऑल्सो कैन नॉट बी अ प्रॉमिसरी नोट स्टेटमेंट। तो प्रॉमिसरी नोट स्टेटमेंट के लिए क्या होना चाहिए, साफ साफ प्रॉमिस होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना, इंटेंशनल होना चाहिए कि मैंने ये रखा है एंड आई हैव टू पे ऑन बियर ऑन ऑर्डर वॉट एवर बी। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रॉमिसरी नोट का जो सही फॉर्मेट है वो अभी लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे बी और आई प्रॉमिस टू पे उत्तम और अभिषेक ₹50,000 ₹500 और वॉट एवर अमाउंट आई हैव टू पे। ठीक है, तो ये एक क्लियर स्टेटमेंट है कि मैं इतना पैसा आपको पे करूंगा। ठीक है, उसी तरह प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी कि आपकी बेटी की शादी में मैं ये रकम दे दूंगा, नहीं, ये नहीं चलेगा। दिस इज नॉट अ राइट प्रॉमिसरी नोट। ठीक है ना, आपको नौकरी लगने के बाद मैं ये पैसा दे दूंगा, या मुझे नौकरी लग जाएगी उसके बाद मैं ये पे करूंगा। आप इस तरीके का स्टेटमेंट प्रॉमिसरी नोट पे नहीं दे सकते हैं, वो अनकंडीशनल होगा। आप किसी फ्यूचर कंटिजेंसी इवेंट पर इसको नहीं डाल सकते हैं कि मुझे नौकरी मिलेगी तब दूंगा, आपकी बेटी की शादी होगी उसमें पे कर दूंगा, ऐसे नहीं कर सकते। सिंपल अनकंडीशनल, जब भी ये टाइम आएगा मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आई विल पे यू दिस अमाउंट, दिस इज माई प्रॉमिस।
ठीक है, तो ये बिल्कुल एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, लाइक एनी अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, it should be signed by the maker. Obviously, bill of exchange and promissory note में एक ही difference है ना? Bill of exchange is drawn by the buyer, ठीक है ना, जो आपको क्रेडिट पे सामान दे रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज वही बनाता है, लेकिन promissory note is drawn by or made by the maker, जो आपसे उधार सामान ले रहा है, वो आपको प्रॉमिस दे रहा है कि आई विल पे यू दिस अमाउंट ऑन सो एंड सो डेट, राइट? तो ये किसके द्वारा साइन होना चाहिए? ये मेकर द्वारा साइन होना चाहिए, क्योंकि मेकर कौन होता है? जो इसको ड्रॉ करता है। और यहाँ पर कौन है ड्रॉअर? प्रॉमिसरी नोट के केस में ड्रॉ कौन करता है? जिसने उधार पे सामान लिया हुआ है, ठीक है, बोरोवर। नेक्स्ट, साइन बाय द मेकर समझ में आया? बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट में ये मेजर डिफरेंस है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द, जो आपको लेंड कर रहा है, ठीक है ना, उसके द्वारा होता है, और प्रॉमिसरी नोट जो उधार ले रहा है वो आपको दे रहा है प्रॉमिस कि आई विल पे यू, आई प्रॉमिस टू पे यू दिस मच अमाउंट। नाउ सम ऑफ मनी शुड बी सर्टेन फिक्स, जो पहले ही मैंने कहा था कि ये एक एग्जैक्ट अमाउंट होगा, लमसम ऑफ अमाउंट आप नहीं दे सकते, लमसम अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, इट शुड बी एन एग्जैक्ट अमाउंट कि क्या आपको पे करना है। तो ये सारा हो गया प्रॉमिसरी नोट का कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बात बताओ, वो सारे स्टूडेंट बताएंगे, मैं नाम लेके पूछूंगी यहाँ पे, ठीक है? हमारे जो करेंसी नोट्स होते हैं, जैसे 100 रुपीज का नोट है या 2000 रुपीज का नोट है, उस पे भी प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस टू पे लिखा होता है, मैं धारक को वचन देता हूं कि मैं ये पैसे उसको दूंगा। इज इट अ प्रॉमिसरी नोट? Who can answer this? क्या आपका जो बैंक करेंसी होता है वो प्रॉमिसरी नोट है? बैंक करेंसी पर बैंक करेंसी या जो बैंक नोट होता है, क्या वो एक प्रॉमिसरी नोट है? उसपे भी लिखा होता है प्रॉमिस टू पे दिस मच अमाउंट टू धारक, टू बेयरर। इज इट एग्जाम्पल ऑफ ए प्रॉमिसरी नोट? उत्तम, यस मैम। आवाज आ रहा है, ठीक है? हेलो। हाँ, कुछ आंसर है क्या? ठीक है, मैं बता देती हूँ। हाँ, वो कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि अच्छा वो क्यों नहीं है? वो सारे प्रॉमिसरी नोट के सारे फीचर्स हैं उसमें, वो फ्रीली निगोशिएबल है, इजीली ट्रांसफरेबल है, प्रॉमिस टू पे टू बियरर वो बोल रहा है, उस पे लिखा हुआ है, लेकिन वो इसलिए प्रॉमिसरी नोट है नहीं है क्योंकि प्रॉमिसरी नोट कोई भी किसी को दे सकता है। मैं दे सकती हूँ आप लोगों में से किसी को, अगर मैंने आपसे कुछ उधार लिया है तो आप लोग किसी और को दे सकते हैं, ठीक है ना? एनीबडी कैन यूज दिस प्रॉमिसरी नोट फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शंस। लेकिन जो बैंक नोट है या बैंक करेंसी है, दैट इज ड्रॉन बाय रिजर्व बैंक, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कॉइन्स होते हैं उसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का सिग्नेचर होता है, और जो नोट्स होते हैं वो गवर्नर ऑफ आरबीआई का सिग्नेचर होता है। only they can give that promissory note। तो ये जो बैंक करेंसी है उसको एक्सक्लूड किया गया है प्रोमिसरी नोट से, क्योंकि ये हर कोई किसी को नहीं दे सकता, ठीक है ना? अब अगर ऐसा हो जाता तो आपके 2000 रुपए के नोट पे कभी आपको अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर मिलेगा, कभी शाहरुख खान का सिग्नेचर मिलेगा, कभी आपको अपना सिग्नेचर मिलेगा, कभी आपको अपने पिताजी का सिग्नेचर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ बैंक गवर्नर जो है उसको इशू कर सकती है, ठीक है ना, आरबीआई का जो गवर्नर होता है, इसीलिए उसको प्रॉमिसरी नोट से एक्सक्लूड किया गया है। इवन इफ इट fulfills all the characteristics of promissory note, that was not supposed to be a promissory note because it is issued only by the governor of RBI। okay, clear हो गया? तो बैंक नोट्स एंड करेंसी एंड कॉइन्स आर नॉट द एग्जांपल ऑफ प्रॉमिसरी नोट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीगल टेंडर, ठीक है, इसमें एक और है। प्रॉमिसरी नोट क्या होगा? आई प्रॉमिस टू पे 500 rupees, or if I don't pay you 500 rupees, or I promise to pay you 50,000 rupees, and if I don't pay you 50,000 rupees, keep my watch। ऐसे बोल सकते हैं क्या? ऐसा प्रॉमिसरी नोट इशू कर सकते हैं क्या? नहीं। जब भी हम प्रॉमिसरी, बिल्कुल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो फॉर दैट मैटर, चेक हो,
या फिर प्रॉमिसरी नोट हो या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हो, उसमें हम सिर्फ लीगल टेंडर को का प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको जब भी पे करेंगे लीगल टेंडर ऑफ करेंसी, यानी जो हमारा लीगल करेंसी है हमारे कंट्री में, मैं आपको वही पे करूंगा, ठीक है ना। कोई कुछ और नहीं, उसके बदले में कोई काइंड में हम देने नहीं जा रहे हैं आपको कि हम अगर ये नहीं देंगे तो मेरा जमीन लिखा लीजिएगा, मेरा घर ले लीजिएगा, ऐसे नहीं। आपको प्रॉमिस देना है कि आई विल पे यू दिस मच मनी इन द लीगल टेंडर नोट, ठीक है ना। तो जो लीगल टेंडर है उसी में पे बैक करने का प्रॉमिस किया जाता है, दैट इज प्रॉमिसरी नोट। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक नोट और करेंसी नोट इज नॉट ए प्रॉमिसरी नोट। क्यों, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर वो ऐसा हो जाता तो एनीबडी कैन साइन एंड इशू, तो हर आदमी के घर में रुपए छपने लगेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका राइट सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट को है, इसीलिए इसको प्रॉमिसरी नोट से एक्सक्लूड किया गया है। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो वी आर डन विथ प्रॉमिसरी नोट। एक हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया। अब हम दूसरा शुरू करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज इजी ही है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक मिनट, ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसलिए आप लोग कॉलेज गए हुए हैं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज अब दूसरा टाइप है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। यहाँ मैंने आपको एक डिफरेंस बताया कि क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे जैसे उस केस में, प्रॉमिसरी नोट के केस में, बायर एंड सेलर के बीच में प्रॉमिसरी नोट हमेशा बायर इशू करता है, ठीक है ना। जिसने आप पे लोन लिया है या लोन पे सामान लिया है, वो आपको प्रॉमिस करेगा कि मैं ये अमाउंट आपको फलाने डेट को पे कर दूंगा। वो हो गया प्रॉमिसरी नोट। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स में बिल ऑफ एक्सचेंज हम नहीं यूज करते हैं, बट मोस्टली बिल ऑफ एक्सचेंज इज यूज फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर्पसेस, ठीक है ना। अक्रॉस द बॉर्डर जब हम किसी सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं, उसके लिए हम बिल ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं, राइट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, रिटन होता है। पहले ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। तो ये राइटिंग में होता है। अनकंडीशनल ऑर्डर यानी एब्सोल्यूट होता है, कोई कंडीशंस नहीं होता है, कुछ कंडीशन आप इससे अटैच नहीं कर सकते। इट इज साइंड बाय द मेकर, और मेकर कौन है? मेकर है सेलर, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर होता है सेलर, जो आपको लोन दे रहा है, ठीक है। वो इसको ड्रॉ करता है, उसको आप ड्रॉअर बोलिए, उसको आप सेलर बोलिए, उसको आप मेकर बोलिए। नॉर्मली मेकर टर्म हम प्रॉमिसरी नोट के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे ड्रॉअर यूज करते हैं। और ये ड्रॉअर कौन है? ये ड्रॉअर सेलर है, जो सामान बेच रहा है। उसने क्या किया कि आपको, ठीक है भाई, क्रेडिट पे सामान ले जाओ, बिजनेस में ये होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के बिना बिजनेस नहीं किए जा सकते हैं, तो आप सामान ले जाओ, लेकिन आप बस एक काम कर दो कि एक पीस ऑफ पेपर पे मैं आपको लिख के देता हूँ वही चीजें जो आप प्रॉमिसरी नोट में सेलर लिख करके देता है, सॉरी, बायर लिख करके देता है सेलर को, वही चीजें मैं लिख करके देता हूँ कि आपको मैंने फलाने डेट को फलाना सामान इतने रुपए का उधार पे दिया है, आप मुझे ये अमाउंट इतने तारीख को पे कर देंगे, ठीक है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया किसने? सेलर ने, और उसने सिग्नेचर ले लिया बायर से, ठीक है ना। तो जिसको पे करना है उसको हम बोलेंगे ड्रॉई, ठीक है। इसमें 3 पार्टीज होते हैं, एक ड्रॉई, एक ड्रॉअर। ड्रॉअर यहाँ पे सेलर है जो उधार पे आपको सामान बेच रहा है। ड्रॉई यहाँ पे बायर है जो उधार पे सामान ले रहा है, क्योंकि उसी को पे करना है, इसलिए वो उसको डायरेक्ट करते हुए बनाया गया कि यू आर सपोज टू पे मी दिस मच मनी ऑन फलाना डेट। दिस इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज, सपोज करो ए सेलर है, बी बायर है, तो ए ने बी से वो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवा के ले लिया, ठीक है ना। अब ए ने क्या किया तो उसको फर्दर सी को दे दिया, डी को दे दिया, ई को दे दिया, किसी को भी दे दिया। नाउ दे बिकम पेई, क्योंकि जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट अभी है, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो पेई हो गया, क्योंकि उसको ही हमें पे करना है, ठीक है ना। तो फाइनली जो उसको प्रेजेंट करेगा ड्रॉई के पास, यानी कि बायर के पास, जिसको वो डायरेक्टेड है पे करने के लिए, वो उसको पे कर देगा। ये क्लियर हुआ?
इसमें एक पार्टी एक्सेप्टर भी होता है। एक्सेप्टर मतलब क्या हुआ, हम पढ़ेंगे एक्सेप्टर के बारे में डिटेल में। एसेंशियली नॉर्मली इसमें तीन पार्टीज हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। पेई यानी कि जो भी होल्डर है, जिसके पास वो है और जो प्रेजेंट कर रहा है पेमेंट के लिए। एक्सेप्टर क्या होता है, नॉर्मली हर केस में एक्सेप्टर नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टेंस के लिए हम प्रेजेंट करते हैं पहले जो बिल ऑफ एक्सचेंज, पहले एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना जरूर होता है। कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होता, जिस डेट को आप प्रेजेंट करेंगे उस डेट को आपको पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज में एक टर्म होता है कि आप पहले जब भी पे करना है उससे 2 दिन पहले, उससे 5 दिन पहले आप उसके एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करिए। जो एक्सेप्टर है वो उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर उसके 2 दिन बाद वो आपको पेमेंट कर देगा। तो इस केसेस में एक्सेप्टर भी एक पार्टी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज केस में, जो कि कहीं नहीं है, जो कि प्रॉमिसरी नोट के केस में बिल्कुल नहीं है। तो वहां पे सिर्फ पेई और मेकर है, ठीक है ना। मेकर है, पेई है, जिसके पास भी वो प्रॉमिसरी नोट है, आप उसको पे कर दीजिए, राइट। लेकिन इस केस में ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई और साथ में एक्सेप्टर भी है, अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना जरूरी है। अब एक्सेप्टेंस क्या है आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। एक्सेप्टेंस जब बिल ऑफ एक्सचेंज में एक टर्म होता है कि इसको पेमेंट से पहले एक्सेप्टेंस करवाने की जरूरत है, तो वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज को हम एक्सेप्टेंस के लिए एक्सेप्टर के पास प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये किसको प्रेजेंट करेंगे, ड्रॉई को, जिससे हमको पैसे लेने हैं, उससे वही एक्सेप्टर हो जाएगा जब हम उसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ताकि वो समझ ले कि उसको 2 दिन के बाद इस अमाउंट को पे करना है। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में आते हैं। इट मस्ट बी इन राइटिंग, no need to explain. Negotiable instrument must be in writing, be it a promissory note, bill of exchange or check. लिखित रूप में होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, इवन प्रॉमिसरी नोट भी साइंड होना चाहिए। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल नहीं आया, मैंने जब आपको बोला कि प्रॉमिसरी नोट विल बी ड्रॉन बाय द बायर, जो कि क्रेडिट पे सामान ले रहा है, अगर वो अनपढ़ है, ठीक है ना, उसके ही वही लिखा होना चाहिए, उसका ही सिग्नेचर होना चाहिए। तो अगर वो अनपढ़ है तो फिर कैसे वो प्रॉमिसरी नोट देगा, फिर वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। क्या वो बिजनेस नहीं कर पाएगा अगर वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है? तो क्या वो प्रॉमिसरी नोट का फायदा नहीं उठा सकता है? उठा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो नहीं भी पढ़ना लिखना जानता है तो भले ही वो किसी और से लिखवा ले, ठीक है ना, लेकिन साइन उसका होना चाहिए। अगर वो अपना सिग्नेचर करना भी नहीं जानता तो थंब स्टैम्प भी चलेगा, जो थंब प्रिंट करते हैं वो भी चलेगा, लेकिन वो उसका अपना होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि इट इज ड्रॉन बाय द बायर, ठीक है, बाय द बोरोवर, जो प्रॉमिस कर रहा है। तो मेकर द्वारा सिग्नेचर होना चाहिए, अगर उसने नहीं भी लिखा है, अगर उसको प्रिंटेड भी है तो नीचे एक सिग्नेचर मेकर का जरूर होना चाहिए। उसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज में राइटिंग में होना चाहिए। इस पे सिग्नेचर का किसका होगा, इस पे दोनों का होगा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है ड्रॉअर का भी, और जो पे करेगा उसका सिग्नेचर होगा। जिसको डायरेक्ट करके ये बनाया गया है वो अपना साइन करेगा कि यस आई एक्नॉलेज दिस, दैट आई हैव टू पे, आई हैव टू ऑनर दिस बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन whatever date is mentioned over there, ठीक है ना। ये भी अनकंडीशनल होगा like other instrument। अच्छा, it must contain an order to pay, not a promise or request, यानी promissory note is a promise, ठीक है ना, मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको दूंगा, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होगा। आपको मैंने अभी 5 लाख रुपए का सामान उधार दिया है, एंड नाउ आई गिव यू, आई डायरेक्ट यू दिस इंस्ट्रूमेंट एज एन ऑर्डर, कि जब मैं ये प्रेजेंट करूंगा या मेरे बदले में कोई और, ठीक है ना, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स रहेगा, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट उस समय रहेगा, वो आपको प्रेजेंट करेंगे, तो आप अपना सिग्नेचर पहचान लीजिएगा और ये अमाउंट उसको पे कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इट इज लाइक एन ऑर्डर, इट इज नॉट रिक्वेस्ट और प्रॉमिस, इट इज एन ऑर्डर टू पे, ठीक है। ड्रॉअर जो है वो बिल को साइन करेगा, जो ड्रॉ कर रहा है वो बिल्कुल इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, उसका सिग्नेचर इस पे होना चाहिए ड्रॉअर का। ड्रॉअर यानी
जो आपको उधार दे रहा है, और जो ड्रॉई है वो भी एज एन एक्सेप्टेंस उस पर अपना सिग्नेचर करेगा। ठीक है, सम जो भी पे करना है वो फिक्स होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। लमसम अमाउंट किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं होगा, फिक्स्ड अमाउंट होगा, अनकंडीशनल होगा, राइटिंग होगा। ये सब तुम एक ही जगह पढ़ लो, सब जगह यूज हो जाएगा। सारे के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये सब लिख सकते हैं। जो चेंजेस है वो इस तरह से कि प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज, ठीक है ना, ड्रॉअर एंड पेई, मेकर एंड पेई। यहाँ पे तीन पार्टीज, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। इसके अलावा भी हो सकता है एक्सेप्टर। तो यहाँ पे 4 पार्टीज भी आप बोल सकते हैं। नॉर्मली 3 पार्टीज याद रखो, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। If the bill of exchange is required to be acceptance, then acceptor will be the another party. जो acceptor होगा वो ड्रॉई भी होगा, यानी उसको ही डायरेक्ट करते हुए वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाएगा। अगर मैंने प्रतीक मोहन से कुछ उधार लिया है तो प्रतीक मोहन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा और वो लिखेगा कि मिसेस सोनी को दिस अमाउंट इतने तारीख को पे करना है और मेरा उस पर सिग्नेचर होगा। मैं ड्रॉई रहूंगी उस केस में। ठीक है, और अगर एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है उस बिल ऑफ एक्सचेंज का तो मैं उसकी एक्सेप्टर भी बन जाऊंगी। ठीक है, मेरे बिहाफ में अगर मैं एब्सेंट हूं तो मेरा एजेंट या जो भी मेरा मैनेजर है वो भी वो एक्सेप्टेंस दे सकता है। हम एक्सेप्टेंस जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज देख लेंगे, लेकिन अभी समझ लो कि एक्सेप्टेंस ड्रॉई के नाम से होता है। अगर ड्रॉई एब्सेंट है, कहीं और है, हॉस्पिटलाइज है, नहीं कर सकता है, तो वो एक्सेप्टेंस उसके बिहाफ में कोई और भी कर सकता है, लाइक उसका एजेंट, मैनेजर या फिर कोई और, उसका कोई फैमिली मेंबर, कोई क्लोज रिलेटिव जो कि ड्रॉई के एब्सेंस में वो अमाउंट पे कर सके। ठीक है ना, वो बन सकता है। हाँ, यहाँ पे भी है सम पेबल मस्ट बी लीगल टेंडर, यानी पेमेंट हमेशा करेंसी में होगा। ठीक है ना, उसके बदले में आप कुछ काइंड में पेमेंट नहीं कर सकते। दैट शुड बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कैश। जो हमारा करेंसी है उसमें हम पेमेंट करेंगे। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, जो हमने पढ़ा था स्टैम्प्ड एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हमारे पास स्टैम्प्ड रहेगा, अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना, प्रॉमिसरी नोट जो है वो सिर्फ दो कॉपी भी हम करेंगे तो चलेगा, एक ड्रॉअर के पास और एक मेकर के पास और एक कोई पेई के पास। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज का नॉर्मली 3 कॉपी किया जाता है। ठीक है ना, एक ड्रॉअर के पास, एक ड्रॉई के पास, और मैंने आपको जैसा कहा कि इसको नॉर्मली हम यूज करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर्पसेस के लिए। जब हम एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक में भी होता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मत मान लेना कि डोमेस्टिक में बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज नहीं होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज डोमेस्टिक में भी होगा, लेकिन इसका यूज नॉर्मली हम ज्यादातर करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर्पसेस से, जब अक्रॉस द बॉर्डर बिजनेस होता है उसके लिए। तो उसमें ये 3 अलग अलग 3 कॉपीज में इसको प्रिंट किया जाता है, और एक होता है ड्रॉअर के पास, एक होता है ड्रॉई के पास, और एक होता है शिपमेंट के पास। ठीक है ना, तो इसको इसीलिए अलग अलग 3 कॉपी में करना जरूरी होता है। तो ये स्टैम्प्ड होगा, स्टैम्प मतलब रजिस्टर्ड रहेगा। ठीक है, डेट, प्लेस, वर्ड्स फॉर वैल्यू रिसीव्ड आर नॉट नेसेसरी, मतलब अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया है, आप डेट डालिए ना डालिए ऑप्शनल है, प्लेस डालिए ना डालिए ऑप्शनल है, वर्ड्स में वैल्यू जो भी आपको पे करना है डालिए नहीं डालिए ऑप्शनल है। डालेंगे वेल एंड गुड, अच्छा रहेगा, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन इससे पहले जितने भी हम लोगों ने चीजें पढ़े वो कंपलसरी है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें से एक भी अगर मिस कर गया तो फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, अब एक थोड़ा सा है, ये भी कवर कर ही लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में डिफरेंस। अच्छा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मली एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। कुछ डिफरेंस तो मैंने भी आपको बताया, जैसे पार्टीज का डिफरेंस आपको पता है, यहाँ पे 2 पार्टीज है, वहां पे 3 पार्टीज है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई है, जबकि प्रॉमिसरी नोट में मेकर एंड पेई है, बस 2 पार्टीज है, मेकर जो बना रहा है और पेई जिसको पेमेंट करना है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस टू पे है। ठीक है ना, इट इज अ प्रॉमिस टू पे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करने, मैंने बोला था, मैंने ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया है और वहां पे ये गड़बड़ है, आप इसको स्ट्रक कर देंगे और ऑर्डर लिखेंगे, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है पे करने का, प्रॉमिस नहीं है, ये उनका शायद मिस्टेक है।
तो आप इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज इन इंस्ट्रूमेंट दैट contains an order to pay some amount or money to a certain person, while promissory note is an instrument which contains a promise by the maker or debtor to the creditor, जो लोन लिया हुआ है, debtor and creditor जिसने उधार दिया है, on specific date। ठीक है, तो एक ऑर्डर है, एक प्रॉमिस है, इतना क्लियर हो गया, एक डिफरेंस। दूसरा, इसमें 3 पार्टीज होते हैं बीओई में, जिसको हम ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई बोलते हैं, वाइल प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होते हैं, मेकर एंड पेई। मेजर क्या है? हाँ ठीक है, वो वही है, दिस इज एन ऑर्डर टू पे, दिस इज अ प्रॉमिस टू पे। पहले वाले में डिफिनेशंस लिखा है, इसमें ऑर्डर टू पे है और प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस टू मेक पेमेंट है। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स ड्रॉन बाय, ये भी एक डिफरेंस मैंने बताया था कि प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन बाय डेटर और बायर, है ना, जो लोन ले रहा है, जो उधार पे सामान ले रहा है, परचेजर बोलो, बायर बोलो, डेटर बोलो, ठीक है, वो ड्रॉ करता है प्रॉमिसरी नोट को। वाइल BOE is drawn by the seller और the creditor, जो आपको उधार पे सामान दे रहा है। ठीक है, कॉपीज टू बी इशूड, मैंने अभी बताया कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो सिंगल कॉपी में नहीं होता है, उसके लिए आप 3 कॉपीज बनाइएगा। एटलीस्ट 3 कॉपीज आपको प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली फॉरेन बिल्स होता है। और प्रॉमिसरी नोट सिंगल कॉपी काम करेगा, चलेगा। ठीक है ना, आपने प्रॉमिस करके जिसको पे करना उसको दे दीजिए, वो आपको प्रेजेंट कर देगा, आप पे कर दीजिए। तो ये सिंगल कॉपी में ड्रॉ किया जाता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज 3 कॉपीज में ड्रॉ किया जाता है। एक और बात, बिल ऑफ एक्सचेंज को हम बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज को हम बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल भी बोल सकते हैं। रिसीवेबल किसके लिए? सेम बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल्स रिसीवेबल फॉर जिसने उधार पे सामान दिया है। ठीक है ना, यानी कि जो ड्रॉअर है उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो गया, क्योंकि वो उसको उस डेट पे रिसीव होने वाला है, वो अमाउंट उसके पास आने वाला है। एंड वही चीज जो डेटर है, जिसने उधार पे सामान खरीदा है, उसके लिए वही चीज हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो आप बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल भी इसको बोल सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, रिसीवेबल एंड payable. For one party it is receivable and for other party it is payable. Noting, ठीक है ना, नोटिंग अभी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे आगे। बिल ऑफ एक्सचेंज का नोटिंग, जो मैं भी रजिस्ट्री या नोटरी की बात करेंगे, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का नोटरी होना, नोटेशन होना जरूरी हो जाता है बहुत सारे केसेस में। नोटिंग बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज आपका डिसऑनर्ड हो गया है, ठीक है ना, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज उधारी पे जिससे सामान दिया था उससे साइन तो करवाया था, लेकिन वो आपको पे नहीं कर रहा है, तो आप अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को इमीडिएटली नोटिंग करवाइए। यानी कि आप जाकर के कोर्ट में तुरंत से ये नोटरी में जाकर के लिखवाइए कि ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, इस डेट को प्रेजेंटमेंट हुआ था और इसको ऑनर नहीं किया गया। ठीक है ना, क्योंकि फिर आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने प्रेजेंट किया था और तब आपको ये ऑनर करके नहीं मिला, आपको ये वापस नहीं मिला। प्रॉमिसरी नोट के केस में क्या है, प्रॉमिसरी नोट में नोटिंग जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? भाई मुझे ही देना है, ठीक है ना, मुझे ये पे करना, मैं ही प्रॉमिस कर रही हूँ कि आई विल पे दिस, द ड्रॉअर कैन नॉट बी द पे। ठीक है ना, तो जो ड्रॉअर है वो तो पे ही नहीं है, हो सकता है ना, मैं अपने आप को प्रॉमिस नहीं कर सकती कि आई विल पे 5 लाख रुपीज टू माई सेल्फ, राइट। तो ये चूंकि मैं खुद को पे नहीं कर रही हूँ ये प्रॉमिस, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, मैंने प्रॉमिस किया है और वो प्रॉमिस मैं फुलफिल करूंगी। बिल ऑफ एक्सचेंज का नोटिंग जरूरी है। ठीक है ना, जो ड्रॉअर है उसको नोटिंग करवाना जरूरी होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर खुद को पे ही नहीं बना सकता है ना। समझ में आया? ये टर्म मुझे लगता नहीं समझ में आया आपको। ड्रॉअर बोलते हैं जो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करता है, बनाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर एंड पेई सेम हो सकता है या नहीं? बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉअर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन। ठीक है ना, और अभी समझा देती हूँ मैं। ये प्रतीक से मैंने 50,000 का उधार लिया। प्रतीक ने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और मुझसे साइन करा लिया। तो यहाँ पे प्रतीक क्या है, ड्रॉअर है।
अगर वो चाहता है तो वो 50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज सौरभ को दे सकता है, रूपाली को दे सकता है, अभिषेक को दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, तो पेई बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो ये भी तो कर सकता है कि वो अपने पास ही बिल ऑफ एक्सचेंज रखे और मुझे उस डेट पे प्रेजेंट कर दे और पेई भी खुद ही बन जाए, है ना। ड्रॉअर एंड पेई सेम, वो खुद ही बन जाए। लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में मैं खुद मैं ये प्रॉमिस कर रही हूँ प्रतीक को कि आई विल पे 50,000 ऑन सो एंड सो डेट, तो क्या किसी भी केस में मैं ड्रॉअर हूँ, यहाँ प्रॉमिसरी नोट के केस में मैं ड्रॉ हूँ, तो क्या मैं पेई भी हो सकती हूँ किसी भी तरह से? नो। कैसे हो सकती हूँ? मैंने खुद को थोड़ी ना प्रॉमिस किया, मैंने प्रतीक को प्रॉमिस किया ना कि मैं उसको पे करूंगी, मैंने खुद को प्रॉमिस नहीं किया। इसीलिए यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉअर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन, बट प्रॉमिसरी नोट के केस में ड्रॉअर एंड पे इज नॉट द सेम पर्सन। ओके, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटिंग समझ में आ गया, इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में नोटिंग इज इंपॉर्टेंट, while in case of promissory note noting is not necessary, not important. नीड फॉर एक्सेप्टेंस, मैंने आपको बताया कि सारे प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस के रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं होता है। इवन बिल ऑफ एक्सचेंज को जरूरी होता है, लेकिन सारे बिल ऑफ एक्सचेंज को भी जरूरी नहीं होता। वो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें ये कंडीशन होता है कि आपको पेमेंट से पहले एक्सेप्टेंस के लिए इसको प्रेजेंट करना होगा, सिर्फ वही बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करने की जरूरत होती है एक्सेप्टेंस के लिए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना जरूरी हो सकता है बाय द सेलर ऑफ द गुड्स, ठीक है ना। जिसके पास है वो उसको एक बार प्रेजेंट कर देगा और जो बायर है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और वो उसको उसके 2 दिन बाद पेमेंट कर देगा, ठीक है ना। लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में एक्सेप्टेंस का कोई सीन नहीं है, यू प्रेजेंट एंड यू गेट द पेमेंट। चेक के केस में भी एक्सेप्टेंस के लिए हम कभी प्रेजेंट नहीं करते, हम ऑलवेज प्रेजेंटमेंट होता है 2 चीजों के लिए, आगे पढ़ेंगे, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस एंड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। तो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट तीनों ही बिल ऑफ एक्सचेंज का करना होता है, लेकिन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज का करना है। समझ में आया? प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज का करना होता है, जिसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना जरूरी होता है। अदरवाइज किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, डिफरेंसेस पढ़ रहे थे हम अभी। ठीक है, एंड मेरे ख्याल से ये लास्ट पॉइंट है। यस, सो लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉअर की क्या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर इज सेकेंडरी, इन दिस केस लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल, ठीक है ना। और किसकी पेमेंट करने की जिसकी लाइबिलिटी है उसकी प्राइमरी होगी, तो यहाँ पे ड्रॉअर की लाइबिलिटी प्राइमरी है और ड्रॉअर की लाइबिलिटी सेकेंडरी है और कंडीशनल है, ठीक है ना। ड्रॉअर मैं बताती हूँ कैसे, जैसे कि मैं प्रतीक ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था और उसने किसको दे दिया? सौरभ को दे दिया। तो अब अगर सौरभ को पेमेंट नहीं मिला तब जाकर के कहीं वो ड्रॉअर प्रतीक के पास जाएगा, या वो डायरेक्ट भी सीओ कर सकता है, तब जाकर के कहीं प्रतीक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो भी उसको ज्वाइंटली सीओ करेगा, मुझे सीओ करेगा कि मैंने अभी तक पेमेंट नहीं दिया है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में ड्रॉअर की लायबिलिटी प्राइमरी होती है, क्योंकि वही होता है जिसको पेमेंट करना होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया या कुछ समझ में नहीं आया? बोलो, मैं फिर से बोलती हूँ। प्रॉमिसरी नोट के केस में पेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट होती है, प्राइमरी होती है, क्योंकि उसको ही पेमेंट करना होता है। वाइल बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी होती है और इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो गया, अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो गया तब जाकर के कहीं ड्रॉअर उसको स्यू करेगा और उसको पेमेंट करने के लिए कर सकता है। वो नहीं भी कर सकता है, सौरभ डायरेक्टली भी मुझे स्यू कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो प्रतीक को इन्वॉल्व करे ही करे, ठीक है। मेरा सिग्नेचर है, मैच्योरिटी डेट पे मैंने डिसऑनर्ड कर दिया, मुझे वो स्यू कर सकता है, राइट। हो गया ये आपका 2 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आज खत्म, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड
प्रॉमिसरी नोट, इसमें से अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं हम मेरे से बाद में। कल फिर हम लोग करेंगे आगे का चेक, हम लोग कवर करेंगे, और फिर जो अभी मैं बता रही थी पेमेंट, एक्सेप्टेंस, डिसऑनर, ये सब कुछ उसके बाद धीरे धीरे कवर होगा। मेरे ख्याल से 2-3 दिन में कवर हो जाएगा। ठीक है, Okay, ma'am. एक सेकेंड। अटेंडेंस के लिए मैं बस बोलूंगी कि एक बार कोई स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना? ऐसे यहाँ पे बन जाता है खुद से, लेकिन एक बार लेके रखना जस्ट इन केस आई नीड इट। ओके, Okay, ma'am. थैंक यू।